कहानी स्टार्ट होती है वैन से। वैन जब अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि जाओ सो रहा है, तो वो अपने डेस्क पे जाके फिर से एक बुक पढ़ने लगता है। वैन बुक पढ़ ही रहा होता है तभी जाओ बोलता है, तुम नाइट में सोते क्यों नहीं हो? पता है कितनी रात हो चुकी है और तुम अभी तक बुक पढ़ रहे हो। वैन बोलता है आशु तुम सोए नहीं? जाओ बोलता है नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। वैन बोलता है ऐसा क्यों? जाओ बोलता है बहुत सारे सवाल है मेरे मन में जो मुझे पूछना है। वैन बोलता है तो बोलो ना, मैं तुम्हारे हर बातों का जवाब दूंगा। तो बोलिए आजू, आपको क्या पूछना है हमसे? जाओ तो पहले वैन की तरफ देख रहा होता है, फिर बोलता है ठीक है, मेरा पहला सवाल ये है कि भूत घाटी है क्या? वैन कुछ बोलता उससे पहले जाओ बोलता है तुम शांत हो, पहले सारी बातें सुनो फिर मुझे जवाब देना। वैन बोलता है ठीक है। जाओ बोलता है मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम ब्लैक पैंथर में कैसे बदल सकते हो, और मेरा तीसरा सवाल ये है। ये बोलते ही जाओ वैन की आंखों में देखने लग जाता है और कहता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई, मेरे पे लगा हुआ कष्ट तुमने क्यों लिया? वैन एक प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है चलिए मैं आपके लास्ट वाले सवाल से जवाब देना शुरू करता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने आपकी जान बचाई, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं भी जी नहीं पाता। तो ये मत बोलिए कि मैंने आपकी जान बचाई है, मैंने तो अपनी ही जान बचाई है। और ये सुन के जाओ थोड़ा सा शांत हो जाता है। उसकी नज़रें जो वैन से अभी मिल रही थी वो नज़रें हट जाती है। जहाँ पे वैन जाओ को अभी भी बहुत प्यार से देख रहा होता है, वहीं पे जाओ अपनी नज़रें वैन से नहीं मिला पाता। जाओ वैन से कहता है ठीक है ये बताओ कि तुम ब्लैक पैंथर में कैसे बदल सकते हो, ये कैसे हो सकता है? वैन कहता है हम आपकी बातों का जवाब पक्का देंगे आजू, पर पहले आप हमसे नजरें तो मिलाइए। ये बात सुन के जाओ की नजरें और नीचे होती जा रही थी। जाओ कहता है तुम फालतू की बातें करना बंद करो, मैं नजरें मिलाऊं या फिर ना मिलाऊं इसमें क्या है, मेरे बातों का जवाब दो तुम। वैन बोलता है नहीं, जब तक आपकी नज़रें हमसे ना मिले तब तक हम आपकी बातों का जवाब नहीं देंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। जाओ कहता है ये गलत बात है। वैन कहता है मुझे कुछ याद आया, जब आप नज़रें चुरा के हमसे बात करते हैं तो आप सीधा हमारे दिल पे वार करते हैं। ये सुनते ही जाओ वैन की आंखों में देखने लग जाता है और कहता है इससे बेहुदा सारी तुम्हें नहीं मिली। वैन मुस्कुराता और कहता है चलिए आपने नज़रें तो मिलाया, बेहुदा कहने के लिए मिलाया पर मिलाया तो सही, और हम तो ऐसे ही बैठे थे, हमारे दिमाग में आया तो हमने आपके लिए बोल दिया। जाओ बोलता है हाँ ये सब बातें बंद करें और आप मुझे बताएं कि आप ब्लैक पैंथर में कैसे बदल सकते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, वहाँ के सारे लोग किसी ना किसी जानवर में बदल जा रहे थे, पर कैसे कोई कैसे किसी जानवर में बदल सकता है? वैन मुस्कुरा रहा होता है। वैन कहता है सब जानवर ही तो होते हैं, मौका मिलते ही आगे वाले इंसान को चीर फाड़ देते हैं, बस हम रूप बदल सकते हैं और बाकी इंसान रूप नहीं बदलते, पर इंसान को तो वो भी ख्याल करते हैं। हमें और जानवर में कोई फर्क नहीं होता। जाओ कहता है ये तो मैं भी मानता हूँ कि इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं होता, पर तुम रूप बदल रहे हो, कभी इंसान बन जा रहे हो कभी जानवर में बदल जा रहे हो, ये हो कैसे सकता है, ये मुझे जानना है बस। वैन जाओ को बहुत ही सीरियस तरीके से देख रहा होता है और कह रहा होता है क्या करोगे जान के, वैसे मैं पूछ रहा हूँ बस। जाओ कहता है मुझे जानना है, मुझे सब कुछ जानना है, मैं तुम्हें गलत समझता हूँ अभी भी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ अभी भी, इसलिए मुझे सब कुछ जानना है ताकि मेरी नफरत तुम्हारे लिए थोड़ी कम हो सके। वैन कैसी मैं तुम्हारे लिए रोया हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मानता हूँ, पर तुम मेरे लिए उस हालत में थे, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, इस वजह से मैं रोया हूँ। तो ये गलतफहमी निकाल देना अपने दिल से कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ या फिर मैं तुम्हें मानने लगा हूँ, नहीं। हाँ पर ये ज़रूर है पहले मैं तुम्हें जान से मार देना चाहता था, जितने जल्दी हो सके उतना, पर अब ऐसा नहीं है। वैन मुस्कुराता और कहता है मेरे लिए काफ़ी है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जाओ और वैन की नज़रें अभी भी मिल रही होती है। वैन जाओ से नज़रें हटाता है और कहता है बहुत समय की बात है जब ये भूत घाटी नहीं हुआ करता था, यहाँ पे सिर्फ कब्रिस्तान हुआ करता था। कब्रिस्तान के पीछे एक जंगल था जो बहुत सुंदर और बहुत घना जंगल था, वहाँ पे काफ़ी सारे जानवर रहते थे, वहाँ पे जाना मना था इंसानों को क्योंकि वहाँ पे जानवरों का राज था, इसलिए इंसान जाते भी नहीं थे। पर वहाँ पे जो जड़ी बूटी मिलती थी वो कहीं नहीं मिलती थी। एक छोटा सा 5 लेग्स अलाइन का आदमी जिसको एक जड़ी बूटी चाहिए थी अपनी माँ को सही करने के लिए, वो एक दिन उस जंगल में चला गया बिना कुछ सोचे समझे। वो जंगल बहुत घना था पर उतना ही सुंदर था। वो आदमी अंदर जाता गया जाता गया जाता गया। वैन जब ये बोल रहा होता है ना तो जाओ वैन को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है।
वो आदमी उस जड़ी बूटी के लिए जंगल के बहुत अंदर चला गया था और वो उसको जड़ी बूटी मिल भी गई थी। वो आदमी जैसे ही जड़ी बूटी तोड़ के जाने वाला था तभी उसको एक जानवर की आवाज़ आ रही थी जो दर्द से चिल्ला रहा था। वो जानवर रो रहा था। जब उस आदमी ने उस जानवर की आवाज़ की पीछा की तो देखा कि एक ब्लैक पैंथर के पाँव में चोट लगी हुई है और वो काफ़ी रो रहा है। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा है। उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने वस्त्र का आधा कपड़ा फाड़ दिया और उस टाइगर पे बांध दिया ताकि उस टाइगर का खून रुक सके और उसको पानी भी पिलाया। उस आदमी ने उस टाइगर से क्षमा भी मांगा कि मैं आपके जंगल में आया। अब यहाँ से कहानी उस इंसान पे शिफ्ट हो रही है जो भी जंगल के अंदर गया है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वैन जंगल के अंदर नहीं गया है। वो उस आदमी की कहानी है जो वैन सुना रहा है। वो आदमी कहता है, माफ़ कीजिएगा मुझे जो मैं आपके जंगल में आ गया, पर मुझे इस जड़ी बूटी की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ काफ़ी बीमार है इसलिए मुझे आना पड़ा। मुझे पता है इस जंगल में आना मना है क्योंकि ये आप लोगों का जंगल है, पर हमें माफ़ कीजिएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी थोड़ी सी मजबूरी थी। ये कहते ही वो इंसान उस जंगल से चला जाता है और जाके अपनी माँ के लिए उस जड़ी बूटी से एक दवा बनाता है जिससे उसकी माँ काफ़ी हद तक ठीक हो रही होती है। और ये बात सब जगह पता चल जाती है कि वो आदमी उस जंगल के अंदर गया है और वो जड़ी बूटी लाया है और वो जंगल उन जड़ी बूटी मतलब अनोखे जड़ी बूटियों के लिए बहुत जाना चाहता है, पर उस जंगल के अंदर कोई नहीं जाना चाहता है क्योंकि सब डरते हैं। पर उस आदमी की वजह से काफ़ी सारे आदमी अपने पैसे कमाने के लिए उस जंगल के अंदर जाते हैं ताकि वो जड़ी बूटी यहाँ पे लाए और उसे बेच सकें। पर ये उन लोगों की सबसे बड़ी गलती होगी जंगल में जाना। 3 आदमी उस जंगल के अंदर जाते हैं और जंगल के काफ़ी अंदर चले जाते हैं। उन्हें जड़ी बूटियाँ मिल भी जाती है, पर वो जैसे ही तोड़ने वाले रहते हैं वैसे ही उनके आसपास बहुत सारे जानवर घिर जाते हैं और उन जानवरों के पीछे अपना ब्लैक पैंथर भी होता है। वो तीनों आदमी बहुत घबरा जाते हैं जानवरों से घिर के, पर वो तीनों आदमी अपने पास से एक तलवार निकाल लेते हैं और उन जानवरों पर हमला करने लग जाते हैं। पर वहाँ का ब्लैक पैंथर बहुत ही निडरता से उन सबसे लड़ता है और उन्हें काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है, पर वो उन्हें जान से नहीं मारता है। वो तीनों इंसान बेहोश हो जाते हैं। तभी ब्लैक पैंथर अपने रूप में आता है, मतलब ब्लैक पैंथर एक इंसान बन जाता है जो हूबहू जाओ की तरह लग रहा होता है। वो ब्लैक पैंथर सबसे कहता है, इन 3 को बिना चोट पहुँचाए इस जंगल से निकाल दो। बाकी सारे जानवर भी इंसानों के रूप में बदल जाते हैं और अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, जी राजा जी। अब ब्लैक पैंथर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे जाओ वैन से कह रहा होता है, ये सब क्या सुना रहे हो मुझे। एक जंगल के अंदर कोई इंसान गया जो वापस नहीं आ पाया, एक गया जो बच गया। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि तुम लोग जानवरों में कैसे बदल जाते हो, बस मुझे इतना जानना था। पर तुम तो पता नहीं कौन सी कहानी मुझे सुनाने लग गए। वैन मुस्कुराता और कहता है, मैं तो तुम्हें सच्चे प्यार की कहानी सुना रहा था। जाओ बोलता है, मुझे प्यार की कहानी नहीं सुननी, मुझे तो तुम्हारे बारे में जानना था कि तुम जानवरों में क्यों बदल जाते हो। वैन मुस्कुराता है और थोड़ी गहरी सांस लेता है और कहता है, चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें यही बता देता हूँ कि मैं ब्लैक पैंथर में कैसे बदल सकता हूँ। तो एक ब्लैक पैंथर हुआ करता था जंगल में जिसने अपनी शक्ति हमारे पूर्वज को दे दी एक तरीके से। जाओ कहता है, ओ। वैन कहता है, हाँ, और अब ये मत पूछेगा कि वो कैसे बदल सकता है, वो मुझे नहीं पता क्योंकि 1000 साल पहले की बात है। मैं इतना कुछ नहीं जानता, पर उनके कहानी के बारे में ज़रूर जानता हूँ। जाओ कहता है, ठीक है। जाओ कहता है, तो ठीक है, अब ये बताओ कि वो जंगल और ये भूत घाटी कैसे अलग हुई। मतलब हमारे यहाँ पे बताया जाता है कि तुम्हें एक शक्ति मिली थी, मतलब तुम्हारे कबीले को एक शक्ति मिली थी जो तुमने हमसे छुपा के रखा था। फिर तुमने तहस नहस मचाया, इंसानों को मारा, फिर भगवान ने अपना चमत्कार दिखाया और तुम लोगों को अलग कर दिया। हमारे यहाँ पर तो यही मानता है। तुम्हारा यहाँ पे क्या चलता है ये मुझे बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहता, मैं दोनों तरफ की बातें सुन के ही कुछ एक्शन लेना चाहता हूँ, तो तुम मुझे बताओ। वैन मुस्कुराता है और कहता है, ऐसे कैसे हम बता दें, आप तो हमसे तमीज़ से बात भी नहीं कर रहे हैं, कितने गुस्से में बात कर रहे हैं, प्यार से पूछिए ना। जैसे कि वैन, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कबीला कैसे अलग हुआ? ऐसे बोलिए ना, आप तो रूड तरीके से बोल रहे हैं कि तुम मुझे बता सकते हो। ऐसे थोड़ा ना करना चाहिए। जाओ ना। वैन को अजीब तरीके से देख रहा होता है। जाओ बोलता है, तुमने बीच में मेरी नकल की ना? वैन बोलता है, हाँ की तो। जाओ बोलता है, ऐसे नहीं बोलता हूँ मैं अजीब सा मुंह बना के, नहीं मैं ढंग से बोलता हूँ। वैन बोलता है, ठीक है, जब आप बात कर रहे हो ना तब आप कांच के सामने खड़े हो जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि आप कैसे बात करते हैं। आपका चेहरा इतने गुस्से में लगता है, ऐसा लगता है कि अभी आप तलवार निकालेंगे और गला काट देंगे हमारा। जाओ बोलता है,
ऐसे नहीं बोलता मैं। वैन बोलता है बोलते हो। जाओ बोलता है नहीं। और ऐसी ही नोकझोंक चल रही होती है, तभी अचानक से वैन के सर में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। वैन अपने सर पे हाथ रख लेता है तो जाओ पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। जाओ के चेहरे पे साफ साफ फिक्र दिख रही होती है वैन के लिए। वैन पर कुछ नहीं कह पा रहा होता है, उसके सर में काफी दर्द हो रहा होता है और उसका शरीर वापस से गर्म होने लगता है। जाओ के पूछने पे भी वैन ने जवाब नहीं दिया, इसलिए जाओ वहाँ से उठ जाता है और वैन के पास चला जाता है। जाओ जैसे ही वैन के सर पे हाथ रखता है वैसे ही उसको महसूस होता है कि उसका सर बहुत ही गर्म है। जाओ बोलता है तुम्हारा सर तो बहुत ही गर्म है। फिर जाओ उसका नेक छूता है तो उसका नेक भी बहुत गर्म रहता है। जाओ जब वैन के गर्दन पे ध्यान से देखता है ना, तब उसको दिखता है कि वो ब्लैक मार्क जो रहता है ना वो वापस आ रहे होते हैं। जाओ काफ़ी टेंशन में हो जाता है। जाओ वैन से कहता है अपने ऊपर का वस्त्र खोलो, कपड़ा खोलो ऊपर का। वैन मना करता है पर जाओ उसकी बात नहीं सुनता है और उसके ऊपर के कपड़े खोल देता है। जाओ देखता है कि वैन के शरीर पे वापस से वो ब्लैक मार्क बढ़ रहे हैं। जाओ बहुत टेंशन में हो जाता है। जाओ कहता है मैं मैडम वैन को बुला के लाता हूँ, और ये कहते ही उठ जाता है। पर वैन जाओ का हाथ पकड़ लेता है और कस के अपने पास ले लेता है और उसको गले से लगा लेता है। वैन धीरे से ही कहता है मत जाओ, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। जाओ तो पहले शांत हो जाता है, फिर जाओ भी वैन को गले लगा लेता है और उसके सर पे हाथ फेरने लग जाता है और कहता है मैं यहीं पे हूँ तुम्हारे पास, मैं कहीं नहीं जा रहा। अब काफी देर तक जाओ ने वैन को गले लगाए हुए होता है और उसके सर पे हाथ फेर रहा होता है। वैन को नींद आ जाती है। जाओ जैसे ही देखता है कि वैन सो गया है, वैसे ही जाओ वैन को अपने गोद में उठाता है और बेड पे लेटा देता है। जाओ जैसे ही बाहर जाने वाला रहता है, वैन नींद में ही जाओ का कपड़ा पकड़ लेता है। जाओ फिर देखता है वैन को और वहीं पे बैठ जाता है और उसके सर पे हाथ फेरने लग जाता है। जाओ अपनी आंखें बंद करता है और कहता है ये सारी मेरी गलती है, ये कर्ज मुझे लगा था पर तुमने अपने ऊपर ले लिया, ये सारी मेरी गलती है। अब एक अंधेरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वैन चुपचाप चल रहा होता है। वैन चल रहा होता है और इधर उधर देख रहा होता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो कहती है आ गए हथियारे। और वैन जब उसकी तरफ देखता है तो देखता है कि वैन अपने सामने ही खड़ा है। वैन के जैसा दिखने वाला एक और इंसान वैन के सामने खड़ा होता है। वैन कहता है तुम कौन हो और क्या मतलब हथियारे। वो इंसान कहता है मैं कौन हूँ ये छोड़ो, पर तुम हत्यारे नहीं हो, तुमने अपने बाप को नहीं मारा। और ये सुन के ना वैन थोड़ा सा घबरा जाता है और वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वैन कहता है मैंने अपने बाप को नहीं मारा। वो दूसरा शख्स कहता है जो वैन जैसा दिख रहा होता है तुमने अपने बाप को मार के खा गए, तुम एक हत्यारा ही हो। और वैन कह रहा होता है मैं हत्यारा नहीं हूँ, तुम कौन हो। वो इंसान बार बार ये बात रिपीट कर रहा होता है तुम हत्यारे हो, तुमने अपने बाप को मारा है। और वैन चिल्ला के रोते हुए कह रहा होता है मैंने नहीं मारा है। वैन बार बार ये कहने लग जाता है मैंने नहीं मारा है, मैंने अपने बाप को नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा है, मैंने अपने बाप को नहीं मारा है। वैन ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते उठ जाता है और उसके पास जाओ भी बैठा हुआ था। जाओ की भी नींद खुल जाती है और कहता है नहीं मारा है, अपने बाप को नहीं मारा है, तुम क्या कह रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। जाओ भी थोड़ा घबराया हुआ था। जाओ प्यार से वैन के सर पे हाथ रखता और कहता है तुम्हारा शरीर तो अभी गर्म नहीं है, कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने। अपना जो वैन होता है ना वो भी काफ़ी घबराया हुआ होता है और उसकी सांस भी भर रही होती है। जाओ कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी सांसें इतनी क्यों बढ़ रही है, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या। वैन जाओ को देखा ही जा रहा होता है और वैन जाओ को अचानक से गले लगा लेता है। जाओ कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। वैन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। पर वैन की आंखों में हल्का सा आंसू रहता है और वो घबराया हुआ भी होता है। जाओ अपने मन में कहता है आखिर क्या हो गया है वैन केजिंग को, वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। अब कहानी थोड़े समय बाद शिफ्ट होती है जहाँ पे वैन यूथ कला जहाँ पे सिखाया जाता है वहाँ पे खड़ा रहता है। सब वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वैन उनको ही देखा जा रहा होता है। वैन अभी ना काफ़ी शांत सा हुआ होता है, उसको ना अपने सपने ही याद आ रहा होता है। अब अपने जाओ को दिखाया जाता है जो काऊ वेनिंग से बातें कर रहा होता है। जाओ ने अपनी सारी बातें मतलब कल की जो सारी बातें थे ना वो वेनिंग को बताया होता है। जाओ कह रहा होता है पता नहीं वैन केजिंग को क्या हो गया है। जब से काऊ वेनिंग वहाँ पे आया था ना जाओ के पास, तब से जाओ वैन की ही बातें कर रहा होता है। इसलिए काऊ वेनिंग जाओ से बोलता है मैं जब से आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि आपको वैन की ही फिक्र है, ऐसा लगता है आप मानने लगे हैं वैन को। ये सुन के जाओ शांत हो जाता है और कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसको मानने वानने नहीं लगा हूँ, पर ये जो कुछ भी हुआ है ना मेरे वजह से हुआ है, इसलिए बस मुझे उसकी थोड़ी सी फिक्र हो रही है। काऊ वेनिंग मुस्कुराता है और कहता है
कुछ भी कहिए, पर आप वैन को मानने लग गए हैं। आपकी आंखों में सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अगर आप झूठ बोले तो बोल सकते हैं। जाओ बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम फालतू की बातें करना बंद करो। और जाओ ये कहते ही उसके कक्ष से, मतलब जहाँ पे काऊ वेनिंग रहता है, वहाँ से बाहर निकल जाता है। जाओ बोल रहा होता है मैं उसको काम मानने लगा हूँ। नहीं नहीं, मैं वैन केजिंग को नहीं मानता, वो तो बस मुझे उसकी फ़िक्र हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि मेरे वजह से जो हो रहा है उसके साथ हो रहा है, नहीं तो नहीं होता। अब अपने वैन को दिखाया जाता है जो वहाँ पे चुपचाप खड़ा था। तभी उसके पास एक लड़का आता है जो कहता है मास्टर, आप मुझे कुछ युद्ध कला की तरकीब सिखा सकते हैं? मैं आपसे सीखना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी तरह अच्छे से तलवार चला सकूँ। आप प्लीज़ मुझे सिखा सकते हैं क्या? वो जो लड़का रहता है ना, वो युद्ध कला सीखने की बात कर रहा होता है, पर वैन को सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दे रही होती है कि तुम हत्यारे हो, तुमने अपने बाप को मारा है। वैन को लग रहा होता है कि वो लड़का वही कह रहा है कि तुम हत्यारे हो, तुमने अपने बाप को मारा है। वैन के सर में वापस से दर्द होने लग जाती है। वैन अपना कान पकड़ लेता है और चिल्ला के बोलता है मैंने अपने बाप को नहीं मारा है। वो लड़के को समझ में नहीं आता है कि वैन को हो क्या गया है। सभी वैन को देखने लग जाते हैं और वैन अपना कान ऐसे ना पकड़ के नीचे बैठ गया होता है। सब उससे आके पूछ रहे होते हैं कि मास्टर आपको क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? पर वैन सबके होठों पे देखता है ना, तो उसके बस एक ही बात सुनाई देती है कि तुम हत्यारे हो, तुमने अपने बाप को मारा है। वैन वहाँ से उठ के भागने लग जाता है। अब कहानी सिर्फ जाओ पे होती है। जाओ वहीं पे आ रहा होता है जहाँ पे वैन रहता है। जाओ जैसे ही जाता है वैसे उसको आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है कि मास्टर वैन आप कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या हुआ? जाओ फिर वहाँ पे भाग के जाता है तो देखता है कि वैन केजिंग उसके पास ही भागते भागते आ रहा है। वैन केजिंग भागते भागते आ रहा होता है, इसलिए वो जाओ से टकरा जाता है। जाओ जब वैन की आंखें देखता है तो देखता है कि वैन की आंखें पर्पल हो गई होती है। जाओ वैन को रोकने की कोशिश करता है, वो आवाज़ भी देता है, पर वैन वहाँ से नहीं रुकता है और वहाँ से भाग जाता है। जाओ कहता है आखिर ये हो क्या रहा है, वैन को आखिर ये हो क्या रहा है? जाओ भी वैन के पीछे पीछे जाने लग जाता है। अब वो दोनों जंगल में जाते हैं जहाँ पे जाओ को वैन कहीं नहीं मिल रहा होता है। जाओ चिल्ला के बोल रहा होता है कि वैन कहाँ पे हो तुम, पर वैन की कोई जवाब नहीं आ रही होती है। जाओ उस लेक के पास भी जाता है जहाँ पे वैन पहले बैठा हुआ था, पर उसको भी वहाँ पे वैन नहीं मिलता है। जाओ उस गुफे में जाता है जहाँ पे वैन को सुलाया गया होता है। जाओ जैसे उस गुफे में जाता है वैसे देखता है कि वैन वहाँ पे नहीं है, इसलिए जाओ जाने वाला रहता है। तभी ना जाओ को एक कबूतर दिखता है जो एक फूल के लत्ते को खींच रहा होता है। जाओ वहाँ पे ध्यान से देखता है ना, तो उस लत्ते के बाहर जाने का एक जगह था, मतलब गुफे के अंदर एक छोटी सी और गुफा थी। जाओ उस लत्ते को हटाता है और उस गुफे के अंदर जाता है और वो कबूतर चुपचाप वहाँ से उड़ जाता है और वो वही कबूतर रहता है जो उस आदमी के पास खाना पहुँचाया हुआ होता है। वो कबूतर उड़ते उड़ते उसी आदमी के पास वापस चला जाता है। वो कबूतर सीधा उस आदमी के हाथ पे बैठ जाता और वो आदमी कहता है काफ़ी अच्छे, तुम उनकी ऐसी ही मदद करते रहना, मैं नहीं जा सकता पर तुम ऐसे ही मदद करते रहना क्योंकि वो मेरा बहुत अजीज है। उस आदमी का चेहरा अभी तक दिखाया नहीं जाता है। अब जाओ को दिखाया जाता है जो उसके अंदर गया होता है। जाओ जैसे ही जाता है वैसे ही जाओ के पाँव में पानी पड़ने लग जाता है। उस गुफे में ना हल्की हल्की पानी रहती है। जाओ कहता है कमाल की बात है, इस गुफे में मैंने 3 दिन रहा हूँ पर मैंने ये जगह कभी देखा ही नहीं। जाओ की नज़र एक दीवार पे पड़ती है ना, तो उस दीवार पे ना जाओ की फ़ोटो बनी हुई रहती है, मतलब हूबहू जाओ की तरह ही, पर उसने ब्लैक ड्रेस पहना था और उसकी ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अलग थी। जाओ उस दीवार के पास जाता है और उस दीवार को फ़ोटो को छूता है और कहता है ये तो एकदम मेरी तरह दिख रहा है ना, पर इसके कपड़े अलग है, मैं ऐसे वस्त्र कभी नहीं पहनता। जाओ कहता है क्या ये वैन ने बनाया था मेरे लिए? वो दीवार काफ़ी पुराना लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि हज़ारों साल पहले की एक किसी ने तस्वीर बनाई हुई है। जाओ जब दूसरी दीवार पे देखता है तो दिखता है कि वैन की भी एक तस्वीर बनाई हुई है और वो भी दीवार काफ़ी पुरानी लगती है। जाओ वैन की तस्वीर के पास जैसे ही जाने वाला रहता है तभी जाओ को पीछे से कोई नीचे ढकेल देता है और उसके ऊपर आके बैठ जाता है और वो इंसान अपना वैन रहता है। वैन की आंखें पूरी पर्पल हो गई होती है और उसकी बाल भी खुल गई होती है। जाओ काफ़ी भारी आवाज़ में बोलता है मैंने अपने बाप को नहीं मारा है, मेरा पीछा तुम छोड़ दो। वैन अक्सर काफ़ी धीमे आवाज़ से और काफ़ी कोमल तरीके से बोलता है, पर इस समय उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हो गई होती है। जाओ एकदम शांत हो गया होता है और जाओ वैन को उसी रूप में देख रहा होता है। जाओ मन में कह रहा होता है मेरे वजह से ये वैन को क्या हो गया है, वैन ऐसा कभी नहीं था। जाओ अंदर ही अंदर रो रहा होता है, पर जाओ कह रहा होता है फिर कि अपने होश में आओ वैन, तुम्हें हो क्या गया है? पर वैन जाओ का
बहुत कस के हाथ पकड़ लेता है और चिल्ला के कहता है, मैंने अपने बाप को नहीं मारा है, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे परेशान मत करो। जाओ अपने मन में ही कहता है, वैन कह क्या रहा है, बाप को नहीं मारा, वो कहना चाहता क्या है। वैन की नाखूनें थोड़ी बड़ी हो गई होती है और वो जाओ के हाथ में बहुत गड़ रही होती है, जिस वजह से जाओ के हाथों से खून निकलने लग जाते हैं। जाओ को थोड़ा दर्द भी हो रहा होता है, पर जाओ फिर भी कह रहा होता है, वैन होश में हो, तुम अपना होश खो रहे हो, ये मैं हूँ। पर वैन फिर भी यही सब कह रहा होता है और अब वैन की आंखों से आंसू भी आने लग जाती है। वैन की आंसू सीधा जाओ के गाल पे गिरती है। इस बार वैन रोते हुए कहता है, मैंने अपने बाप को नहीं मारा, वो मुझसे बोला था, पापा ने ही बोला था, इसलिए मैंने ये सब किया, मैंने अपने पापा को नहीं मारा है। वैन को रोता हुआ देख के जाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और जाओ अपना होठ ऊपर ले जाता है और वैन को किस करने लग जाता है, जिस वजह से वैन शांत हो जाता है और उसकी आंखें भी वापस से ब्लैक होने लग जाती है। अब वैन शांत हो जाता है और अपने होश में आने लग जाता है। वैन जाओ का हाथ छोड़ देता है और उसे एहसास होता है कि उसने जाओ के साथ क्या किया है। वैन फटाफट जाओ से अलग हो जाता है और एक कोने में बैठ के सॉरी बोलने लग जाता है। वैन रो रहा होता है और कह रहा होता है, सॉरी, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे माफ़ करना। जाओ के हाथों से अभी भी खून बह रहा होता है उस नाखून के गड़ने की वजह से और उसकी पहली चोट भी अभी तक सही नहीं हुई होती है। जाओ तो पहले शांत था, फिर जाओ एक प्यारी सी स्माइल देता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम होश में नहीं थे। जाओ फिर उठता है और वैन के पास जाता है और उसके सर पे हाथ फेरने लग जाता है। वैन अभी एक छोटे बच्चे की तरह लग रहा होता है जो काफ़ी रो रहा होता है। वैन फिर जाओ का दोनों हाथ पकड़ लेता है जहाँ से उसका खून बह रहा होता है। जाओ वैन से कहता है, क्या कर रहे हो तुम। वैन फिर जाओ के हाथों पे अपना हाथ रख लेता है, आंखें बंद कर लेता है और कुछ बोलने लग जाता है। जाओ के धीरे धीरे पूरे जो घाव रहते हैं वो भर जाते हैं, पर वैन थक जाता है। इस वजह से वैन ने अपनी शक्तियों से जाओ का घाव भर गया होता है, पर वैन काफ़ी अभी थक गया होता है। जाओ कहता है, तुम पागल हो क्या, तुम पहले से ही इतनी बीमार हो, तुम्हें अपनी शक्तियाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। वैन अभी भी रोते हुए ही कहता है, मेरे वजह से ही ना तुम्हें चोट लगा है, तो सही भी तो मैं ही करूँगा। ये कहते ही वैन उठ जाता है और कहता है, हमें घर वापस चलना चाहिए। जाओ भी हाँ में सर हिलाता है, पर वैन जैसे ही एक कदम चलता है वैसे ही वैन थकान के मारे गिरने वाला रहता है। वैन जैसे ही गिरने वाला रहता है वैसे ही उसको जाओ पकड़ लेता है। जाओ कहता है, तुम काफ़ी थके हुए हो, मैं तुम्हें गोद में ले जाता हूँ। वैन कहता है, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम मुझे गोद में ले जाओगे तो। जाओ कहता है, मैंने सुना है जब हम भूत घाटी से आए थे तब तुम मुझे अपने गोद में लाए थे, तब तुम मुझे अपने गोद में ला सकते हो, तो मैं तुम्हें अपने गोद में क्यों नहीं उठा सकता हूँ। वैन कहता है कि बात अलग है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर तुम मुझे गोद में उठाओगे तो। जाओ कहता है, फालतू की बातें बंद करो, तुम अभी काफ़ी थके हुए हो, तुम चल नहीं सकते हो, तो तुम ऐसी बहस कैसे कर सकते हो। वैन कहता है, नहीं, तुम मुझे गोद में मत उठाना। जाओ बहुत ही कहता है, पर वैन जिद करने लग जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे गोद में मत उठाना। थक हार के वैन को अपने पीठ पे बैठा देता है, मतलब वो अपने पीठ के सहारे उसको उठा के ले जाता है। जाओ कहता है, अब ठीक है, गोद में नहीं उठाया हूँ ना। वैन फिर भी कहता है, नहीं नहीं, तुम थक जाओ, अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे उतारो। जाओ कहता है, अगर तुमने और नाटक किया ना तो मैं तुम्हें गोद में ही उठा के ले जाऊंगा। वैन कहता है, नहीं 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 नहीं। जाओ कहता है, तो ऐसे ही चलोगे ना। वैन फिर हाँ में सिर हिला देता है। जाओ मुस्कुराता है और उसको ले जाने लगता है। अब वो लोग महल के अंदर पहुंच जाते हैं और वैन अभी आराम कर रहा होता है, मतलब वैन अभी सो रहा होता है। जाओ वैन की माँ के पास रहता है। वैन की माँ काफ़ी टेंशन में रहती है कि वैन को आखिर हुआ क्या है, और उनको वैन के हालात के बारे में कुछ नहीं पता है कि आखिर वैन को हुआ क्या है। वैन की माँ को रोता हुआ देख के जाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जाओ वैन की माँ से कहता है, मैं भूत घाटी के जंगलों के अंदर वापस जाऊंगा और मैं इस बारे में पता लगा के रहूंगा कि वैन को आखिर हुआ क्या है। जाओ की माँ गुस्से में कहती है, तुम पागल हो क्या, तुम वापस उस जंगल में जाओगे, एक बार जाके देखा नहीं है कि वो जंगल कैसा है। जाओ कहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर जगह बुरे इंसान हो, जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई भी होती है, मैं मानता हूँ, वहाँ पे एक इंसान तो अच्छा ही होगा ना। वैन की माँ कहती है, और उस एक अच्छे इंसान से मिलने से पहले तुम मर गए तो। बिल्कुल नहीं, मैं उस भूत घाटी के जंगल के अंदर अब किसी को जाने नहीं दूंगी। जाओ बहुत जिद करता है, पर वैन की माँ साफ साफ मना कर देती है जाओ को अंदर जाने से। फिर जाओ और कुछ बोल भी नहीं पाता है। जाओ फिर किचन में जाता है और वैन के लिए खाना बना रहा होता है। जाओ वैन की हालत को याद ही कर रहा होता है, मतलब फर्स्ट से लेके अभी तक जो जाओ वैन के साथ हुआ है वो जाओ याद करके हल्का हल्का रो रहा होता है। जाओ कह रहा होता है, ये सारी मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, जो वैन की हालत है वो सारी मेरी गलती है। जाओ का ध्यान बिल्कुल नहीं था, इस वजह से जाओ की हाथ जल भी जाती है। अभी जाओ की हाथ काफ़ी जल रही होती है क्योंकि उसने गर्मा गर्म कढ़ाई छू लिया होता है। जाओ ऐसे बोल रहा होता है,
ध्यान नहीं दे सकता था क्या मैं? कितना जल रहा है, अब मैं क्या करूँ? जाओ पानी के अंदर हाथ भी डालता है, थोड़ी देर आराम मिलता है, पर जैसे ही बाहर निकालता है वैसे ही उसका हाथ जलने लग जाता है। फिर जाओ वैन के लिए खाना ले जाता है। जाओ वैन के पास सीधा खाना रख देता है, कुछ नहीं बोलता है। वैन कहता है ये तुमने बनाया है क्या मेरे लिए? जाओ कहता है नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, बस मैंने खाना लाया है तुम्हारे लिए। वैन कहता है अच्छा। जाओ कहता है हाँ। वैन ना थोड़ा सा खाता और कहता है ये पक्का तुमने ही बनाया है, ऐसा खाना तुम ही बना सकते हो। जाओ कहता है खुश होके अच्छा बना है क्या? वैन कहता है इतना खराब खाना तुम ही बना सकते हो। जाओ कहता है अच्छा खाना खराब बना है तो तुम खा क्यों रहे हो? जाओ फिर वैन के पास से वो प्लेट ले जाने वाला रहता है और प्लेट पकड़ ही लेता है। उससे पहले वैन ना जाओ का हाथ पकड़ लेता है। जाओ का हाथ अभी भी जला हुआ था, इसलिए वो ना वैन से अपने हाथ छुड़ा लेता है अचानक से। वैन ये देख के समझ जाता है कि जाओ के हाथों में कुछ हुआ है। वैन जब जाओ का हाथ देखने को बोलता है तो जाओ मना कर देता है। वैन बोलता है दिखाओ मुझे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। जाओ कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ है, एकदम ठीक है, और जाओ उस हाथ को ना अपने पीछे कर लेता है। वैन फिर उठ जाता है और कहता है दिखाओ मुझे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। जाओ बहुत मना करता है, पर वैन ना उसके साथ जिद करने लग जाता है और ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के देख लेता है। वैन देखता है कि जाओ की हाथ एकदम लाल हो गई होती है, उसकी हाथ काफ़ी जल गई होती है। वैन ये देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। वो जाओ को चिल्ला के कहता है कि ध्यान नहीं दे सकते थे आप, आपका हाथ कितना जल गया है। और वैन जाओ के हाथों को ही देखा जा रहा था। जाओ ना वैन की आंखों में देखने लग जाता है अचानक से, और उसकी आंखों में ही देखा जा रहा था। जाओ मन में ही कहता है इसकी आंखें कितनी शांत है ना, कितनी गहरी है, पर इसकी आंखें उस समय बड़ी अजीब हो जाती है। फिर जाओ को वैन की पर्पल आंखें याद आने लग जाती है। जाओ बोलता है मुझे उन आंखों से डर लगता है, क्योंकि उस समय वैन नहीं रहता। जाओ अभी तक वैन की आंखों में ही देखा जा रहा था। वैन जाओ की जली हुई हाथ को सही कर देता है। जाओ को तो पता ही नहीं रहता है, क्योंकि जाओ तो सिर्फ वैन की आंखों में ही देखा जा रहा था। जब वैन बोलता है हो गया सही, तब जाओ अपने हाथों को देखता है कि उसकी हाथ सही हो गई है, तो वो वैन पे बहुत गुस्सा होता है। जाओ बोलता है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है और तुम मैजिक यूज़ किए जा रहे हो, अपना थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे सकते ना। जाओ वैन को बहुत ही डांटने लग जाता है और वैन बेचारा चुपचाप सुन रहा होता है, पर वैन को ना वो डांट सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वैन मन में ही बोलता है आप जो भी मुझे डांट रहे हैं ना, उसमें मुझे आपका प्यार दिखाई दे रहा है, ऐसे ही डांटते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारे वैन के चेहरे पे ना एक प्यारी सी स्माइल रहती है। ये देख के जाओ बोलता है बदतमीजों की तरह हंस क्यों रहो, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ ना। वैन हाँ में सर हिलाता है। जाओ बोलता है करते रहो ये हरकत पागलों जैसी, और चुपचाप खाना खाओ और अपनी जादू का कम यूज़ करोगे, ठीक है। और ये कहते ही जाओ चला जाता है और अपना वैन मुस्कुराता रहता है। अब थोड़ा टाइम बीत जाती है। जाओ जो वैन के कमरे में जाता है वैन वहाँ पे नहीं है। जाओ वैन को हर जगह ढूंढता है, पर वैन उससे कहीं नहीं मिलता। जाओ थोड़ा सा घबरा जाता है कि वैन आखिर गया कहाँ। जाओ जब मैडम वैन से पूछता है वैन के बारे में, तो मैडम वैन कहती है वो कहीं गया है, वो मेरे से बोल के ही गया है, वो जल्दी आ जाएगा, तुम टेंशन मत करो। ये सुन के जाओ को थोड़ी सी तो तसल्ली मिल जाती है, पर उसको अभी भी वैन की टेंशन थी, क्योंकि वैन की हालत अभी बहुत ख़राब थी। वो कभी भी चेंज हो जाता है, उसको याद ही नहीं रहता कुछ, और वो जानवरों जैसी हरकत करने लग जाता है। अब हमें बिच्छू को दिखाया जाता है जो वैन का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वैन आता है और कहता है हाँ कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है ना हमारी। बिच्छू बहुत ही गुस्सा आ जाता है और कहता है बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। हाँ बहुत दिनों बाद ही मुलाकात हुई है, क्योंकि तुम तो भूत घाटी के जंगल के अंदर गए थे ना, मैंने कितने लेटर भिजवाए। फिर बाद में पता चलता है कि आपकी तबीयत खराब है क्योंकि आप भूत घाटी के जंगलों के अंदर गए थे। मतलब बिल्कुल समझ नहीं है ना तुम्हारे अंदर। मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकता था, क्योंकि जब तक भूत घाटी का कोई इंसान हमें अंदर नहीं ले जाए तब तक हम जा नहीं सकते, और मैं जाता भी वो जाओ जिसु भी तो था, उससे हम दोनों के बारे में पता चल जाता तो तुम मेरे पे गुस्सा करते हैं। अब बिच्छू ना वैन को बहुत डांटने लग जाता है और वैन अपना दोनों कान पकड़ के उठक बैठक करने लग जाता है। वैन कहता है अरे मेरी माँ माफ कर दो मुझे। अब ये देख के बिच्छू बोलता है तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो ये सब क्या हरकतें कर रहे हो, चुपचाप एक जगह रहो। फिर वैन चुपचाप खड़ा हो जाता है और अपने सर नीचे कर लेता है और कहता है अब माफ भी कर दो मुझे, मैं क्या करता, जाओ जिसू को बचाना था ना मुझे। बिच्छू फिर कुछ नहीं बोलता और कहता है अपना ख्याल रखा करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं ना इस पूरे जगह को आग लगा दूंगा, मैं पूरी दुनिया तबाह कर दूंगा। अब अपना वैन मुस्कुराते हुए कहता है इतना मानते हो मुझे। बिच्छू कहता है नहीं मानता, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मानता। वैन कहता है झूठ बोल रहे हो तुम मुझे बहुत ही मानते हो। बिच्छू कहता है मानूंगा क्यों नहीं,
तुम मेरे इकलौते दोस्त हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, बस माँ और तुम ही हो मेरे लाइफ में। अगर तुम दोनों को ही कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा, तुम ही बताओ। अब वैन एक प्यारी सी स्माइल करता है और बिच्छू को हग करता है और कहता है सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, और फिर से कान पकड़ लेता है। बिच्छू कहता है ठीक है, पर अपना ख्याल रखना, और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वैन कहता है एकदम ठीक है। वैन अपने बारे में कुछ नहीं बताता है कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बिच्छू से कहता है कि वो एकदम ठीक है। अब अपने जाओ को दिखाया जाता है जो अभी भी वैन के लिए टेंशन में था कि वैन कब आएगा, वैन ठीक तो होगा ना। जाओ मन में ही कह रहा होता है कि वैन उस समय बोल क्या रहा था गुफ्फे में, मैंने अपने पापा को नहीं मारा, उनने मुझे खुद कहा था। वैन कहना क्या चाहता है था। जाओ फिर बोलता है आखिरकार वैन के पापा की मौत हुई कैसे थी, मुझे जानना पड़ेगा। जाओ ये कहते ही उठ जाता है। जाओ बहुत ही लोगों से पूछता है कि वैन के पापा की मौत कैसे हुई थी। काफ़ी लोग कहते हैं अचानक से खबर आई थी कि वैन के पापा मर गए, बेड पे लेटे लेटे ही, पता नहीं क्यों, कोई रीज़न नहीं। एक आदमी कहता है हमें तो उनकी लाश भी नहीं दिखाई गई, अचानक से खबर आई थी कि राजा जी मर चुके हैं। जाओ कहता है वैसे वैन उस समय कितने एज के थे? वो लड़का कहता है वैन राजा तो उस समय 12 के थे। बस अपने बाप के खोने का गम उनकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, वो एकदम शांत थे। उनको देख के तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई इंसान नहीं, पत्थर की मूर्ति है जो एक जगह खड़े हैं। अब जाओ सबसे पूछ लेता है और सब यही कहते हैं कि उनकी लाश दिखाई भी नहीं गई थी और मौत की खबर अचानक से आई थी। जाओ अपने कमरे में बैठ के सोच रहा होता है कि ये कैसे हो सकता है, ना राजा जी की लाश दफनाई गई है और ना ही जलाई गई है, ये तो हो ही नहीं सकता। आखिर हुआ क्या था वैन के पापा के साथ? अब जाओ सोचता है वैन की माँ से पूछने का। जाओ मैडम वैन के पास जाता है और कहता है वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं? मैडम वैन कहती है हाँ पूछो ना बेटा। जाओ पूछता है वैन के पापा की, मतलब आपके पति की मौत कैसे हुई थी? ये बात सुनते ही मैडम वैन एकदम शांत हो जाती है, जाओ की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है बेटा, और एक मुस्कान देती है और वहाँ से चली जाती है। अब जाओ बोलता है इनने तो कुछ भी नहीं कहा, जवाब ही नहीं दिया मेरे बातों का, अब मैं पता कैसे लगाऊं? वैन से पूछूं? नहीं, वैन की तबीयत अभी वैसे भी ख़राब है, मैं उसको ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहता जिस वजह से वो स्ट्रेस ले। अब जाओ अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि वैन अपने डेस्क में बैठा है और एक बुक पढ़ रहा है। जाओ उसके पास जाता है और कहता है तुम आ गए, तुम कहाँ गए थे, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? अब है ना जाओ वैन पे ना सवालों की बौछार कर देता है। वैन मुस्कुराता और कहता है आशु मैं ठीक हूँ, मेरी इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जाओ वैन से थोड़ा सा दूर हो जाता है और कहता है मैं टेंशन नहीं ले रहा, मैं तो बस पूछ रहा था, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और ये कहते ही फटाफट कमरे से निकल जाता है। जाओ बोलता है मैं कुछ ज़्यादा ही कर रहा था उसके सामने, ऐसा कौन बोलता है, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, ये मैं बड़ा पागल सा हो गया हूँ, मुझे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को। जाओ जिसू थोड़े सख्त बनो जैसे पहले थे, इतना नरम मत बनो। अब एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा, मतलब 12 साल का बच्चा बैठा हुआ रहता है। उसके चेहरे पे पूरा खून लगा हुआ था और उसके सामने ही पूरी खून पड़ी हुई थी और उस बच्चे की आंखों से आंसू आ रहा था। और उसके पीछे एक औरत खड़ी थी जो वैन की माँ थी, और वो जो छोटा बच्चा रहता है वो अपना वैन रहता है। अब अपना छोटा वाला वैन काफ़ी रो रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। अब ये जो बड़ा वाला वैन था ना, वो ये सब अपने सपने में देख रहा होता है, और जो सपने में वैन रो रहा होता है वही हकीकत में भी वैन की आंखों से आंसू आने लग जाता है। अभी नाइट का समय था और जाओ भी सो रहा था और वैन अपना बैठे बैठे ही डेस्क पे बैठे बैठे ही सो गया था। वैन थोड़ा सा ऐसे सिसकियाँ ले रहा होता है रो रो के, तभी जाओ की नींद खुल जाती है और वो वैन की तरफ देखता है तो देखता है कि वैन बैठे बैठे ही सो गया है और उसकी आंखों से आंसू आ रहा है। जाओ कहता है कि वैन को क्या हुआ, वैन रो क्यों रहा है? जाओ बिस्तर से उठता है और वैन के पास जाता है, वैन की आंसू साफ करता है और उसको जगाने की कोशिश करता है, पर वैन अभी भी रो रहा होता है और वो जग नहीं रहा होता। अब वैन का रोना और तेज हो जाता है और ये देख के जाओ काफ़ी टेंशन में हो जाता है। जाओ काफ़ी वैन को उठाता है पर वैन उठ ही नहीं रहा होता है। वैन नींद में ही चिल्लाने लग जाता है और रो रहा होता है। फिर जाओ वैन को तेज चिल्ला के उठाता है कि वैन उठो, क्या हुआ है तुम्हें? वैन की नींद खुल जाती है। वैन काफ़ी शौक लग रहा था और वो अभी भी रो रहा होता है। जाओ वैन को गले से लगा लेता है और कहता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, तुम रो क्यों रहे हो? वैन भी जाओ को कस के पकड़ लेता है। फिर थोड़ी देर बाद अलग हो जाता है, अपना आंसू साफ करता है और कहता है एक बुरा सपना देखा मैंने और कुछ नहीं,
मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ, माफ़ करना मैंने तुम्हें जगा दिया। जाओ और कुछ नहीं कहता है और वैन की तरफ ही देख रहा होता है। जाओ फिर कहता है कोई बात नहीं, मेरी नींद ख़राब नहीं हुई। फिर जाओ अपना हाथ वैन के आगे करता है। वैन बोलता है क्या हुआ? जाओ बोलता है हाथ दो अपना। वैन जब अपना हाथ देता है तो जाओ वैन को उठा लेता है और बिस्तर के पास ले जाता है और उसे लेटा देता है और कहता है तुम यहीं पे सो जाओ। वैन उठने की कोशिश करता है बेड से, पर जाओ वापस उसको लेटा देता है और कहता है चुपचाप सो जाओ। वैन कहता है तो आप कहाँ सोएंगे? जाओ कहता है मैं डेस्क पे सो जाऊँगा। वैन कहता है आपको बैठ के सोने की आदत है? ये तो मेरी बचपन से आदत है। जाओ कहता है आदत तो नहीं है पर डाल लेंगे, कोई बात नहीं तुम सो जाओ। और ये कहते ही डेस्क के पास जाता है तो वैन ना जाओ को पकड़ लेता है पीछे से और कहता है नहीं, मैं नहीं सो सकता, तुम्हारी आदत है, तुम सो, मेरी आदत वो है तो मैं वहाँ पे सोऊंगा। जाओ और वैन के बीच में इसी बात पे नोकझोंक होने लग जाती है कि नहीं तुम सो, तो जाओ कह रहा होता है तुम सो। फिर जाओ गुस्से में कहता है ठीक है हम दोनों यहीं पे सोएंगे। और ये बात सुन के वैन बोलता है क्या? जाओ बोलता है हाँ हम दोनों एक बेड पे ही सोएंगे, कोई तकलीफ़ है क्या तुम्हें? वैन थोड़ा शर्माते हुए कहता है नहीं तकलीफ़ तो नहीं है, पर मुझे लगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। जाओ बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, साइड हटो। जाओ वैन थोड़ा सा साइड हट जाता है और जाओ उसी बेड पे सो जाता है। जाओ अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है तुम भी सो जाओ। पर वैन अपनी आंखें बंद नहीं करता है और जाओ को ही देख रहा होता है। फिर जाओ अपनी आंखें खोलता है और वैन की तरफ देखता है और कहता है मुझे ना सुबह भी देख लेना, पर अभी चुपचाप तुम सो जाओ। वैन अपना नजरें हटा लेता है जाओ से और हाँ में सर हिलाता है। वैन जैसे ही आंखें बंद करता है तो वैन को वो सब दिखाई देने लग जाता है। वैन फिर से घबराने लग जाता है और ये जाओ देख लेता है। जाओ अपना हाथ वैन के सर पे फेरने लग जाता है और कहता है धीरे से सो जाओ तुम। अब जाओ वैन के सर पे हाथ फेर ही रहा होता है, इस वजह से वैन को नींद आ जाती है। जाओ अभी भी जगा हुआ था और वैन को देख रहा होता है और कहता है ये सब मेरे वजह से हुआ है और मैं ही सही करूँगा। मैं पता लगा के रहूँगा कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम रो क्यों रहे हो, तुम डरते क्यों हो और तुम्हारे पापा की डेथ कैसे हुई। मैं सब कुछ पता लगा के रहूँगा, मैं तुम्हें वापस एक अच्छी वाली नींद दे के रहूँगा। और अभी के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, इस कहानी के बारे में और जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये FF जब भी आए तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आए। और हाँ गाइस एक कमेंट भी कर दीजिए क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और अगर कोई आपके फ्रेंड है जिनको वेंजो FF पसंद है तो उन्हें भी शेयर कर दीजिए। और अभी के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।